कौमी असम्बली से आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं, जहाँ दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब के सिलसिले में तकारीर जारी हैं और बारहा स्पीकर साहब ये क्लियर करते रहे हैं कि भाई ये कोई सेशन नहीं है, ये इजलास के दौरान हमने एक कन्वेंशन मुनक्कद किया है जिसमें ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी दावत दी गई थी, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा यहाँ आए भी, उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया और इसके साथ साथ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी इज़हार ख्याल किया। इस वक्त भी शुरका की गुफ्तगू जारी है। इस बारे में जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम बाय द वे, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आई थॉट यू हैड फॉरगॉटन अबाउट द फैक्ट कि हम शो स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली बीच में हम ये कट भी करते रहेंगे बिकॉज ये तकरीब जो है कुछ देर से चल भी रही है और बहुत ही ऑलमोस्ट हमारी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कुछ ना कुछ कह रही हैं आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग बाय द वे। अच्छा, लेकिन सबसे अहम ये और है भी इस वक्त बड़ी के आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला, वो जो पैसे देने वाली डेडलाइन थी ना, वो भी आपको पता है खत्म हो गई है। वो आज है, हाँ पता है ना, मतलब वो आज थी बट वो नहीं हुआ तो ख़त्म हो ही गई, लेकिन 10th वाज द डेट और आज डेट है। तो आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला ये ताज़ा तरीन है हमारे पास मामला, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम तजवीज़ की हैं। तरामीम पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाएं। 57(1) में तरमीम तजवीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन हल्कों से नुमाइंदे मुंतखब करने का कहेगा। तजवीज़ किया गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली कर सकेगा। यानी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्लियामान को खत लिखा गया है, चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा गया है कि ये तजावीज़ हैं, ये तरामीम की जाएं और मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई पोलिंग तारीख के साथ नया इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी कर सकेगा। इलेक्शन के इनेकाद का इन्हिसार इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात पर है। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन वाहिद फैसला करने वाला है कि हालात इलेक्शन कमीशन के लिए ये फैसला करना होगा, उसकी सवाबदीद होगी कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी अथॉरिटी के मातहत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में ये वाज़े तौर पर तहरीर कर दिया है। साथ में ये भी कहा है कि 1 मार्च और 5 अप्रैल के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियार से ही महरूम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार से महरूम किया गया कि वो फैसले करे कि इलेक्शन माहौल के लिए माहौल साजगार है इस वक्त या नहीं है, माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात इनेकाद के लिए कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि इन मिसाली कोशिशों की मुआवनत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की रिट को मुनज़्ज़म तरीके से चैलेंज किया गया। अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को ख़त्म ही कर दिया गया है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात के इनेकाद पर तनाज़ा पैदा हुआ। अदलिया ने आर्टिकल 224(2) की तशरीह में कहा 90 दिनों में इलेक्शन आईनी तौर पर ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन धांधली में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने की, यह भी खत में तहरीर किया गया है। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद महकमाना कार्रवाई को एक तरफ रख दिया गया। इंतजामी अफसरान को पैगाम गया कि वो संगीन बेज़ाब्तगी के बावजूद फैसलों के पीछे छुप सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिट पर बुरी तरह समझौता किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन पर नोटिस जारी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान को जान से मारने की धमकियां तक मिली हैं। इसी पे बात करते हैं, नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइएगा कि काफ़ी कुछ कह गए, कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि ये तरामीम की जाएं, अपने इख्तियारात और अपनी बेबसी का भी इसमें जिक्र किया है, और क्या कुछ लिखा गया इसमें? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खतूत इरसाल किए, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं उनके नाम खतूत इरसाल किए, जिसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त है उनका, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ही आइन के तहत जो वाहिद फैसला करने वाला इदारा है कि इलेक्शन के लिए हालात साजगार हैं या नहीं, और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी अथॉरिटी के मातहत नहीं। लेकिन जो 1 मार्च और 5 अप्रैल के फैसले आए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने आइनी इख्तियार से महरूम किया है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार से महरूम किया गया है कि वो फैसला करें कि माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने साफ इंतखाबात कराने की कोशिश की, ताहम इन मिसाली कोशिशों की कोई मावनत नहीं की, और इलेक्शन कमीशन की रिट को मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चैलेंज किया गया और अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को खत्म किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हवाला दिया है कि डस्का इलेक्शन में उन्होंने
सख्त कार्रवाई की थी मुलविस अफराद के खिलाफ, लेकिन उसको पहले उससे स्टे दिया गया और उसके बाद उस कार्रवाई महकमाना कार्रवाई को सेटिस्फाइड कर दिया गया और इंतजामी अफसरान को पैगाम दिया गया कि वो संगीन बेज़ाब्तगी के बावजूद जो है फैसलों के पीछे छुप सकते हैं और इलेक्शन कमीशन की रिट पर बुरी तरह समझौता किया गया। फिर उन्होंने हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीने अदालत पर नोटिस जारी किए जब इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को जान से मारने की धमकी मिली और अहले खाना को हरासा किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इन केसेस में फैसला ना करें। तौहीन जो मुर्तकिब अफराद थे उन्होंने जब देखा कि इलेक्शन कमीशन की जो रेट है वो कमजोर हो रही है तो वो कार्रवाई में पेश नहीं हुए और जब उनके काबिल जमानत वारंट जारी किया गया तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। अदालती दबाव के बहुत से वाक़यात हैं जहाँ इलेक्शन कमीशन की रेट को मजरूह किया गया है और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या ऐसे में इलेक्शन कमीशन को माहौल फराहम करदा माहौल में इलेक्शन साफ शफाफ इंतखाबात करा सकता है, क्या इंतजामिया और सियासी नुमाइंदे इदारे इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से देंगे, क्या मौजूदा हालात में इन इदारों और इंतजामिया के जरिए खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में साफ इंतखाबात कराए जा सके। उन्होंने ये हवाला भी दिया कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था 1976 का, उसके जो असल कानून था उसने किसी तीसरे फरीक की मदाखलत के बगैर इलेक्शन कमीशन की तारीख देने का जो ऐलान का जो इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन के पास था और कौमी असेंबली की जो तहलील पर सदर की जानिब से पोलिंग तारीख देने की किसी आईनी शिक में जो है वो तायद नहीं थी और ऐवान नुमाइंदगान के 1976 के एक्ट को 1985 में उसमें तरमीम की गई ऑर्डिनेंस के जरिए जिसके जरिए सदर का किरदार बनाया गया इसमें और सदर की जानिब से इलेक्शन तारीख का ऐलान करना जो है वो आइन की रूह के मनाफी है। उसने इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल 218 और 219 में दिए गए अख्तियार जो है वो ले लिया है। इन तरामीम के बाद इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को कम किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) और सेक्शन 58 में तरामीम की जाए जो पार्लियामेंट के सामने उन्होंने मंजूरी के लिए पेश किए, जिनमें कहा गया कि 57(1) में उन्होंने तरमीम किया कि इलेक्शन की जो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए करेगा और इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात अपने पास वापस चाहता है कि वो तयन कर सके कि एक तो माहौल साजगार है या नहीं है और तारीख भी वही दे। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन, और भी बहुत सी बातें की गई हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट तमाम बातों की एक बात के मुझे हंसी आ रही है, हर तरफ एक केओस है। मुझे ये सारी नौशीन ने बड़ी अच्छी ये डिटेल भी दी और आप भी बता रहे थे। हाफ वे थ्रू आई लॉस्ट इंटरेस्ट, आई एम सॉरी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इसका टाइटल होना चाहिए द प्लॉट थिकन्स। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम क्यों पीछे रहे हैं जी, हमारी सारी इंपॉर्टेंस आपने ले ली है तो हमारे भी बीच में ये सारी चीज़ें डालें, लिहाजा ये खत ये कब सब मामला रुकेगा और कहाँ रुकेगा। लिखता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। वो कहते हैं हमारा कोई इख्तियार बचा ही नहीं है। अदलिया ने आर्टिकल 224(2) की तशरीह में कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन आईनी तौर पर ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन धांधली में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अच्छा, और एंड में बहुत ही अच्छा एक सवाल भी छोड़ा है जो कि एक्चुअली सवाल बिल्कुल बनता भी है कि क्या मौजूदा हालात में इन इदारों और इंतज़ामिया के ज़रिए पंजाब KP में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जा सकते हैं। ये कितना कोई पर्टिनेंट सवाल है कि ये ज़रा देखें इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है। डू यू इवन एक्सपेक्ट कि अभी इलेक्शंस पंजाब KP के होंगे तो वो कैसे? अच्छा, एक और बहुत तो ये सवाल भी लिखा है। कुचीकू हरकत हुई है। क्या कुचीकू हरकत ये हुई है कि आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक इलेक्शन कराने की दरख्वास्त थी ना कि उसकी भी तारीख का तयन किया जाए, क्योंकि उन्होंने 250 रुपए की कोई फीस नहीं अपेरेंटली जमा कराई हुई थी। किसने? PTI ने। हाँ जी। सो वो 250 रुपए दानिस्ता या तो छोड़ गए या भूल गए या फिर रजिस्ट्रार साहब ने वाकई बहुत ज़रूरी समझा कि भाई ये 250 रुपए तो जमा नहीं हुए, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रार एतराज़ शिकायत जो है वो दरख्वास्त जो है वो वापस कर दिया एतराज़ लगाकर। सोचने वाली बात है कि PTI कैसे भूल गई, मतलब अगर ये एक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये तो एक प्रोटोकॉल ही होगा ना, ये सारी चीजें करनी होती हैं, तो हाउ डिड यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट? Maybe they just forgot or maybe they are just interested in the पंजाब के इलेक्शन and maybe जिनसे वो रुजू कर रहे हैं वो भी शायद उनको लगता है कि वो पंजाब के इलेक्शन में ही इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, हम मरियम नवाज हमारी साथी हैं, पूछ लेते हैं उनसे बात करते हैं। मरियम, बताइएगा क्या हुआ? अपेरेंटली हम तक तो उड़ती उड़ती खबर ये पहुंची है कि 250 रुपए की कोई फीस का मामला है जो वापसी की वजह बना। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और इससे मुतालिक पहले ये भी खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दरख्वास्त को खुद जो है वो विड्रॉ करना चाहती है, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP इलेक्शन से मुतालिक जो दरख्वास्त है उस पर एतराज़ात आयद करके जो है वो इसको खारिज करती है
और जब रजिस्ट्रार ऑफिस की जो एतराज़ात की शीट थी, जब उसको देखा गया तो पता चला कि उस पर जो पहला एतराज़ था वो अदालती फीस से मुतालिक था, और वो दरख्वास्त के साथ जो है वो 250 रुपये एक अदालती फीस मुकर्रर की गई है, जो तमाम दरख्वास्त गुजारों को आईनी दरख्वास्त के साथ लगानी पड़ती है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अदा नहीं की गई थी। पहला एतराज़ ये था। दूसरा एतराज़ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो दरख्वास्त के अंदर फेयर, जो कि दरख्वास्त में बेसिकली एक पार्ट होता है आखिर में जिसमें कहा जाता है कि वो अदालत से बेसिकली चाह क्या रहे हैं, उनकी दरख्वास्त क्या है, इस्तदा क्या है, तो वो भी उनकी मुबम थी, क्लियर नहीं थी। और तीसरी चीज़ जो एतराज़ थी वो ये थी कि जो दरख्वास्त ड्राफ्ट की गई है उसमें कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि वाज़ेह नहीं है, कुछ फोटो कॉपीज हैं जो कि साफ तरीके से नजर नहीं आ रही। तो इस तरह से दरख्वास्त पे जो है ये आम से किस्म के एतराज़ात लग के रजिस्ट्रार ऑफिस से ये दरख्वास्त वापस हो गई है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इसके खिलाफ कि पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर करनी है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद दरख्वास्त दायर नहीं करने जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अदालती ऑर्डर आने के बाद केपी में इंतखाबात के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त अच्छा, ये रजिस्ट्रार वही अफसर हैं जो वफाक जिनको हटाना चाह रहा है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने इशरत अली साहब रिलीव करने से इनकार कर दिया। ही स्टिल देयर ऑन हिज पोस्ट। देखिए, इशरत अली तो क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनको रिलीज नहीं किया, और ये एक रिवायत है कि जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपना रजिस्ट्रार रिलीज नहीं करते, उनको वफाकी हुकूमत के ऑर्डर के बाद भी वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, तो वो अभी तक अपने ओहदे पर विराजमान है। लेकिन ये रिवायत है या कानून है? ये रिवायत ही है, ये कोई रिटन कानून नहीं है, ये एक रिवायत है। और ये अभी तक जो रजिस्ट्रार है इशरत अली वो अपने ओहदे पर है, लेकिन ये जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से दी गई है, इससे डायरेक्ट रजिस्ट्रार का कोई ताल्लुक नहीं है, बट द रजिस्ट्रार इज वेरी मच देयर इन हिज ऑफिस। बहुत शुक्रिया मरियम, लेकिन आई एम सॉरी, प्लीज कम बैक टू अस, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस भी देखने पड़ेंगे। कमाल की बात है कि ना फीस दी, फोटो कॉपीज जो कुछ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रही हैं कि वो नजर नहीं थी, वो क्लियर नहीं थी ना मशीन। ये क्या बच्चों का खेल चल रहा है? इससे कूचूकू वाली बात हो रही है कि ये हो क्या रहा है इधर। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में ये पैसे कैसे नहीं दिए? अदालती फीस जो होती है, फोटो कॉपीज क्या लगा रहे हैं? मतलब चाहते हैं कि ये काम हो के ना हो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मेरा ख्याल है वो नहीं चाहते। अभी पीटीआई वाले खुद भी नहीं चाहते होंगे मे बी कि अभी खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो, या चाहते हैं वाकई, वी नेवर नो, किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। बट फ़िलहाल उनकी दरख्वास्त जो है ये वापस हो गई है एतराज़ लगाकर। बट हो सकता है कि कल ये दरख्वास्त जो है एतराज़ात दूर करेंगे तो मंजूर भी हो जाए और वो मामला आगे बढ़े। और अभी हम आपको बताएंगे पार्लियामान में जो कन्वेंशन हुआ, क्योंकि स्पीकर साहब इसे कन्वेंशन कह रहे हैं, इसलिए हम पर लाजिम है कि हम भी इसे कन्वेंशन कहकर ही डिस्कस करें। कन्वेंशन जो हुआ उसमें बहुत से लोगों को मदऊ किया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ भी थे। उन्होंने ऐवान में आकर क्या बात की, ये सुनिए। मुझे समझ नहीं आता है हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफ़रतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आइन के मुहाफ़िज़ हैं। आप सब ने और मैंने भी ये हल्फ लिया है कि आई शैल प्रोटेक्ट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो आप बिल्कुल मुझ पे हर किस्म की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक बात जो हम ज़रा रीइटरेट करना चाहते हैं, क्योंकि स्पीकर साहब भी ये कह रहे थे कि ये इसको कोई सेशन ना समझें, प्लीज़ डोंट बी पॉलिटिकल अबाउट इट। ये सिर्फ एक कन्वेंशन था 2 सेशंस के बीच में, चूँकि 50 साल आइन के कंप्लीट हुए हैं तो उसको ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करना था। एक कन्वेंशन उन्होंने किया है, और मेरा ख्याल है उनका ये भी कहना इसीलिए था कि सोशल मीडिया पे इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए। दिस इज़ वेरी सेपरेट फ्राम एवरीथिंग एल्स दैट इज़ गोइंग ऑन। तो ये बार हम बार दोहरा रहे हैं। परवेज साहब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी अहम है, और वो सुनिए, उसके बाद फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। ये ना ही किसी पार्टी का इजलास है और ना ही कौमी असम्बली या जॉइंट सिटिंग हो रही है। ये दोनों इजलासों के दरमियान में हमने कन्वेंशन रखा हुआ है, और उसके लिए असम्बली का हाल लेने के लिए तहरीक पेश की गई थी। मीडिया, ख्वाह वो सोशल है, प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, तमाम कौम के सामने इसकी दुरुस्त तस्वीर रखने की दरख्वास्त है उनसे।
There you go. So electronic, particularly print media और social media खास तौर पर उनसे दरखास्त की है स्पीकर साहब ने, लेकिन आपको पता ही है ना सोशल मीडिया पे तो वही होता है जो सोशल मीडिया जो उनका दिल चाह रहा होता है, उनकी कौन सी कोई पकड़ है। हाँ, चैंपियंस करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फैक्चुअली करेक्ट करें। ओपिनियन आपका अपना हो सकता है, लेकिन फैक्चुअली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years और 8 years फैक्चुअल चीज़ें गलत और सच और झूठ और झूठ सच और गलत सही की पहचान होने लगे, बट अभी तो बस झूठ मतलब फेक खबर आई है धड़ाधड़। मतलब 5 साल पर अंदाजा लगाएं, इतने बड़े बड़े चैंपियन जो हैं सोशल मीडिया के, जिनके मिलियंस में व्यूज जाते हैं, 5 साल पुरानी खबर 2023 की कह के चला देते हैं। भाई तस्वीरें लगा रहे होते हैं, हो जाता है सारा। एनीवे वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। हम लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेकिंग न्यूज़ तो है हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज़ पहले दे देते हैं मेरा ख्याल है। हमारे पास खबर है कि सिंध में 2 मराहिल पर होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन भी मुलतवी हो गए हैं। सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के ज़िमनी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन अब 18 अप्रैल को नहीं हो सकें। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब अब 7 मई 2023 को होंगे। सो यहाँ ये मामला आगे चला गया। अच्छा, 7 मई को भी होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे मेरा ख्याल है, होपफुली। यू थिंक? हाँ, हो जाएंगे। 5वीं बार ये डिले? ये ज़िमनी है बेसिकली। अच्छा, वो दूसरे थे, वो बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए। सो जिन पे नहीं हो सके नताइज को कोई मसला है, जो चैलेंज हुए हैं, जिन पे उम्मीदवारों को कोई मसला था, अब ये वो कंटेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, अभी हम एक दूसरे से एक बात कर रहे थे, फिर सोचा क्यों ना आपसे की जाए, क्यों ना आपसे शेयर की जाए। मेरा आजकल ना कुछ जो लेबरर्स हैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और मैं पूछना चाह रहा था ज़रा कि किस तरह लोग गुजारा करते हैं। और सर्टनली बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत गुर्बत है और बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए कि दिहाड़ीदार तबके के लिए पर्टिकुलरली कि वो गुजारा कर सके इन हालात में, इन महंगाई में। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक जगह है जहाँ कुछ काम चल रहा है, मैंने कहा एकदम से मैं गया खाली जगह, तो मैंने कहा कहाँ गई सारी लेबर, सुने ज़रा। तो वो कहते हैं सारे गाँव चले गए छुट्टियों के लिए। और मैंने कहा आएंगे कब? ईद के भी 10-15 दिन बाद। मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लें तो ऑलमोस्ट एक महीने की छुट्टी। एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि हालात देखें आप, मतलब कि यहाँ खाने के पैसे नहीं है, लाले पड़े हुए हैं। जिनके पास नौकरियाँ हैं भी, दे आर रेडी टू जस्ट लीव, गेट अप एंड गो। ये मुझे बहुत ही अजीब बात लगी, लेकिन मैं बहुत सुन चुकी हूँ। अच्छा, आजकल एक और है कि अभी गंदम की कटाई हो रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने साल के दाने पूरे करने होते हैं। लेकिन उस पर भी कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है, तो अगर मिनी वेके भी हो जाएगी ना? हाँ, अगर आप खुद मुझे बताइएगा अपने तजर्बे से, अगर आपने किसी को दिहाड़ी पर रखा हुआ है काम करने के लिए, तो जाहिर है क्योंकि वो दिहाड़ीदार मजदूर है, तो वो चाहे, हम तो यही चाहेंगे कि वो काम करे, उसकी दिहाड़ी बने। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नहीं चाहता कि वो काम करे और उसकी दिहाड़ी बने। They want offs and multiple vacations in a month and so on. अच्छा जी, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे पास आ रही है, इसको भी हम बात करेंगे। कोयटा से खबर है जी, शारा इकबाल पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, और धमाके में 5 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। धमाके में कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है, पुलिस का ये कहना है। That is tragic. सलमान अशरफ हमारे साथ हैं। सलमान, क्या इब्तिदाई मालूमात हैं आपके पास? जी, कोयटा के इलाका है शारा इकबाल, वहाँ पे जो शॉपिंग था उसके करीब पुलिस के एसपी की गाड़ी थी जिसके करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में अतराफ की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ये मजमूई तौर पर अब तक रेस्क्यू से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 5 जख्मियों को यहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जबकि जो अतराफ की इमारतें हैं उनके शीशे टूट गए। धमाका इतना शदीद था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी है। इस वक्त मौके पर बीडी टीम भी पहुंच चुकी है, क्राइम सीन यूनिट जो है वो भी यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला किया हुआ है और येलो टेप लगा दी गई है। क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जा रहा है और किसी को भी मौके की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जख्मियों की तादाद, जख्मी कितने हो गए हैं? अभी अपडेट हुआ है फिगर, हमारे पास 8 तक की इत्तलात आ रही है, आप बताइएगा सलमान। यहाँ से जो इब्तदाई तौर पे, क्योंकि धमाके के बाद अभी रेस्क्यू का अमल जारी है, तो इसमें जो रद्दोबदल है वो जख्मियों की तादाद में हो सकता है। क्योंकि जो इब्तदाई तौर पे हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई, उनका कहना है कि 5 जख्मी जो है उन्हें मुंतकिल किया गया है, जबकि दीगर प्राइवेट गाड़ियों में भी यहाँ से लोगों को मुंतकिल किया है। इसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो हॉस्पिटल 8 लोग जो है वो जख्मी पहुंचाए गए हैं। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि ये शारा इकबाल जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो लोग नहीं जानते, ये क्या बहुत बिजी कोई जगह है, इर्द गिर्द क्या है इसके?
जी, अगर लोगों के हवाले से बताया जाए तो ये शहर के वस्त में वाक़ एक ऐसी जगह है कि जहाँ अतराफ में तमाम शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़ दुकानें हैं और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद रहती है। इस वक्त भी क्योंकि तकरीबन नमाज ज़ोहर असर के दरमियान का वक्त था, तो कारोबारी हजरात यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो अफ्तार के हवाले से खरीदारी के लिए उसका रश भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बढ़ जाता है। और अतराफ में क्योंकि शॉपिंग मॉल से खवातीन, बच्चे और जो मर्द हजरात हैं वो ईद की शॉपिंग में भी मसरूफ है, तो उनका रश भी यहाँ पे देखने में आया। जो अब तक के मुताबिक जो है इसमें 3 जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अभी तक किसी के जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं हुई है। कुछ पता लग सका किस नौयत का धमाका था? किसी ने आके टक्कर मारी है, पहले से प्लांटेड था या और कुछ था? सलमान भी मज़ीद इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और इब्तदाई इत्तलात हैं 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं क्वेटा में होने वाले इस धमाके के नतीजे में, जिसमें अगेन पुलिस को टारगेट किया गया है। ख़बर हमारे पास ये है कि शारा इकबाल पर पुलिस की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है। 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, तबी इमदाद के लिए इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फ्रेश विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं इस पर स्क्रीन पे, और ये वो इलाका है जिस तरह कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को अपैरेंटली नुकसान बिजी जगह है यहाँ, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी आप इसको कह सकते हैं। एंड वैसे ही ये जो टाइम होता है ये काफ़ी बिजी वक्त होता है। सो यस, ठीक है, क्वेटा में उस तरह से ट्रैफिक नहीं होती। 2-3 घंटे पहले लोग अपने दफातर से वापस जा रहे होते हैं, लोग अपने कारोबारों से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द की इमारतें भी हम देख सकते हैं काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये ताज़ा मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं, कुछ लम्हों कबल के शीशे वगैरह टूटे और बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। दुआ कर सकते हैं कि कोई कैजुअल्टीज ना हो। ऑल्दो हमारे बात करते हुए ही फिगर जो है जख्मियों का वो ऊपर चला गया, पहले 5 बताया जा रहा था और अब 8। इससे पहले आपको पता ही है हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें भी बड़े अहम फैसले हुए हैं कि दहशतगर्दों से अब निपटा जाएगा, इन्हें खुली छूट नहीं दी जा सकती और मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं। हम अगेन ये बात करेंगे कि रमज़ान का महीना है, जहां अपने लिए, घर वालों के लिए दुआएं करते हैं, वहां सबसे ज़्यादा अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, बिकॉज़ ये है तो हम हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।